नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। बच्चों के आंदोलन के बाद से या यूं कहें कि सीजेपी के आंदोलन के बाद से सरकार एकदम रफ्तार फुल स्पीड में बढ़ा दी है। मंत्री जी का इस्तीफा हो चुका है। कमेटी निंदन निलेखनी के अध्यक्षता में बना दी गई है। संसद में बिल लेकर आया जा रहा है। लग रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव तुरंत सरकार कर देगी। आखिर सरकार की रफ्तार में ये बदलाव कैसे आया और क्या सरकार की कार्यशैली कैसे कॉकरोचों ने बदल दी, आज समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश सर, नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। सर, कैसे देखा जाए, सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि ये मोदी सरकार है, ये किसी दबाव में नहीं आती, बड़ी मजबूत सरकार है, बच्चों ने सर कॉकरोच हिट पता नहीं क्या क्या कहा गया था उन्हें, उनके सामने ना केवल सरकार झुकी, तमाम शर्तें मानी। अब एक एक कर सारी राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम केस भी वापस लेंगे, क्योंकि कल बच्चों ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर केस वापस नहीं लोगे तो फिर आ जाएंगे सड़क पे। विक्रांत, देखिए, जनता ने सड़क पे वोट दिया है। हम्म। युवाओं ने सड़क पे वोट दे दिया है, भले वो वोटर हो या ना हो, हम्म। होंगे ही। हम्म। तो ये वोट, ये जो सरकार है, मुख्य रूप से एक वोट वाली सरकार है। हम्म। और उनके सारे योजना में, सारे सोच में, सब कुछ में वोट रहता है। हम्म। तो अब तक तो यही था कि चुनावों से जीतते चले जा रहे थे लगातार लगातार। तो हमको लगता है कि सरकार इस वोट के नशे में, हम्म। जो मतलब जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे थोड़ा कट गई। हम्म। थोड़ा क्या, बहुत कट गई। हम्म। और एक प्रवृत्ति सरकार में हमने ये देखा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ काउंटर प्रोपेगेंडा से, बंदोबस्त से हाँ। उनके ऊपर बुलडोजर चला देते। हम्म। तो वोट से जीतते भी जा रहे थे। लेकिन वास्तविकताएं तो अपनी जगह खड़ी रहती है, वो सच खत्म होता नहीं है, दब सकता है। हम्म। तो काउंटर प्रोपेगेंडा से, या फिर कहें कि विपक्ष की शिथिलता से, या फिर सरकार का बहुत ही दबंगई वाला जो हिसाब किताब रहा, ये कि तो ऑपोजिशन के खिलाफ ही प्रदर्शन लोग करने लगते हैं, हम्म। या ऑपोजिशन के खिलाफ ही न्यूज लोग चलाने लगते हैं। ये सारे जो उनके पास एपरेटस हैं, जो हम्म। उनका पूरा तंत्र है, उसमें वास्तविकता जो है तो कहीं गौन हो गई। हम्म। तो ये हमको लगता है एक रियलिटी चेक हुआ है, सच से सामना हुआ है कि वास्तविक जमीन पे स्थिति है क्या। इसलिए आपने जिक्र किया कि त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं। सवाल ये है कि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में, या हो सकता है कोई रणनीति भी, हम्म। वो एक रणनीति से मैं इनकार नहीं करता, जी। इसमें इन्होंने 30-40 दिन इन चीजों को होने दिया जो देखने को मिला। और जो दिल्ली के जंतर मंतर से 200 300 400 लोगों से शुरू हुआ, वो शहर शहर फैलता जा रहा था। और बहुत भारी भीड़ आ रही थी। मुंबई में हमने देखा, कोलकाता में देखा, बिहार में देखा। बिल्कुल। तो अगर ये इस्तीफे वगैरह वगैरह नहीं होते, तो आप समझिए कि एक बहुत ही विकराल रूप ये धारण कर लेता पूरे देश में। हम्म। समय रहते, एन मौके पर, लास्ट डाइंग मोमेंट में सरकार को आखिर झुकना पड़ा। और हम्म। ये सिद्ध करता है कि जब जनता सड़क पे आ जाती है अपने जेन्युइन मांगों को लेकर के, हम्म। शांतिपूर्ण ढंग से, हो सकता है गुंडे घुस गए हो हम्म। उसमें, ये बात सच है। आज ही एक आया है न्यूज कि दिल्ली पुलिस कहती है कि इसमें तो हाँ, 101 एक तो एक मर्डर हत्या चार्ज आरोप है। हुआ है। हाँ। हाँ, तो ऐसे लोग घुस गए होंगे, लेकिन ये स्थिति का निर्माण, इस ऐसी स्थिति का निर्माण होने क्यों दिया? हम्म। क्यों इतना दिन तक टाला गया? क्यों बार में इतना, बाद में एकदम T20 स्टाइल में रिएक्शन हो रहा है? ये तो पहले भी हो सकता था, हम्म। पहले बिल्कुल। भी हो सकता था। तो हमको लगता है कि मिसमैनेजमेंट हुआ, और ओवर कॉन्फिडेंस में सारी चीजों को ये पूरी तरह से भांप नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि विपक्षियों जैसा इनको भी संभाल लेंगे। लेकिन ये देश का जेनजी और देश का युवा, जो कि आज चौराहे पर है,
हम्म। वो कहाँ समझता है, वो अपने घर में किसी की बात ही नहीं सुनता है, वो हल्का स्वतंत्र है, पूरा मिजाज ही स्वतंत्र है। हाँ। वो कहाँ सुनने वाला था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है। और एक मतलब जो रिस्पांस दिया गया है अंत में आके, प्रधानमंत्री को आधा रात में इंस्टाग्राम खोलना पड़ता है, तो रील आप बनानी। समझिए। हाँ, है रील बनानी तो पड़ती वो, है। हाँ रील, वही रील। मुझे हाँ। नहीं मालूम है रील कैसे बनता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री को रील बनाना पड़ जाए तो आप समझिए कि स्थिति कैसी है। और विपक्षी पार्टी इस बार भी सारी जो है हम्म। बहुत आक्रामक थी, हम्म। बहुत बिल्कुल। आक्रामक थी। डबल डबल जो है प्रहार हो गया। हम्म। और इसमें सरकार को झुकना पड़ा, कदम वापस क्रीज में खींचना पड़ा, और वास्तविकता से समझौता करना पड़ा। जी। सर सर 2014 के बाद से जब से ये सरकार आई, किसान आंदोलन में भी सरकार वापस हुई, बिल वापस लिए, लेकिन उसके बावजूद देश में कहा जाता था कि ये सरकार को लेकर खौफ का वातावरण रहता है, लोग बोलने से झिझकते हैं, खुलकर आलोचना नहीं करते। तो क्या उस खौफ का वो जो एक प्रतिमा बनी हुई थी, वो खौफ पूरा टूट गया है? सरकार के इकबाल पर भी फर्क पड़ा है क्या सर, इस पूरी घटना से, जिस तरीके से बच्चों ने अपनी शर्तें मनवाई और अपनी शर्तों पे शर्तें मनवाई, जो उन्होंने कहा वो मनवाया? देखिए विक्रांत, क्या है ना, युवाओं के लिए ना कोई जो खास तौर से जो चौराहे पर युवा खड़ा है। हम्म। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 90 91 के मुकाबले हम्म। ग्रेजुएट की संख्या तिगुनी लगभग हो गई है। हम्म। और पहले साल में जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो सिर्फ 7% को सैलरी वाला परमानेंट नौकरी मिल पा रहा है, मतलब 93% ऐसे। दूसरा है कि परिवारों का, कि परिवार इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सदियों से एजुकेशन रहा है। एजुकेशन क्यों रहा है, एक प्रकार का ये बिजनेस है। हम्म। लोग पढ़ते हैं इसलिए, पढ़ने की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक अपना करियर बनाने की दृष्टि से अधिकांश यही है कि हम्म। भाई इससे जीवन यापन होगा, सैलरी मिलेगी, नौकरी होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो शिक्षा का बजट है परिवारों का, अगर आपके पास, अगर डॉक्टरों की ही बात ले ले, अगर आप के पास कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा करने के लिए नहीं हो, तो आपके प्राइवेट में तो बच्चे नहीं ही पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। नहीं मतलब असंभव है क्या, इम्पॉसिबल है। हम्म। तो वो स्थिति है। प्लस सरकारी नौकरियां तो अब उस ढंग से हैं ही नहीं, बिल्कुल नदारद हैं, जीरो है। प्राइवेट नौकरियों का कोई माने उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, आज ही है कल नहीं है। प्लस आप देखिए कि एआई का जो मार हो रहा है, उसमें जो लोग 100 लोग काम करते थे वो 5 7 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। तो और ऊपर से आर्थिक स्थिति या देश दुनिया की स्थिति, बाहर में भी लोगों को बहुत मुश्किल आ रहा है, भारतीयों को, एनआरआई को, जो बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने नौकरी कर। हम्म। तो ये चौतरफा एक पूरा स्थिति बन रहा है। आज ही मैं एक और पढ़ रहा था आंकड़ा, जी। कि गल्फ में जो सुइसाइड होते हैं, हाँ। और बहुत भारतीय है वहां पर, मतलब गल्फ न रहे तो भारत चले ना, ऐसी वाली स्थिति। तो वहां पर जो 66% सुइसाइड होते हैं वो भारतीय करते हैं। हम्म। आप समझिए ये क्यों करते हैं, इसमें हम नहीं पढ़े, लेकिन हाँ आज पढ़ा मैंने कि ये एक आंकड़ा देखा तो मैं चौंक गया, भाई अरे एक भारतीय ही काहे करते हैं। हम्म। आप देखेंगे कई जगह हमला, कई जगह वीजा का प्रॉब्लम, कई जगह फीस ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। तो हर तरह से, और दुनिया के सबसे आप जवान देश, बिल्कुल। सबसे जवान देश हैं आप। और 30+ जो युवा है उसकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। हम्म। मतलब वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं ही कर रहा होगा, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। हम्म। और खाली डिलीवरी बॉय से और सिक्योरिटी गार्ड से ये देश मतलब वो वाली स्थिति में पहुंच गई। तो एजुकेशन इतना महंगा हो गया, और एजुकेशन का गारंटी नहीं रहा हाँ। कि भाई ये आपको एक स्थान, एक नौकरी, एक रोजगार बढ़िया से दिला देगा। आउटडेटेड भी हो रहा है एजुकेशन हमारा, हम्म। है ना। तो बिल्कुल। ये वाली जो स्थिति है, तो हम्म। आप देखिएगा पीएचडी वाले भी चपरासी के लिए फार्म भर देते हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये सब बहुत ही विकराल स्थिति है ना।
तो मैं समझता हूं कि ये जो आक्रोश दिखा, हम्म। ये सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं था। मैं तो बार बार सब लोगों से ही बिल्कुल पूछता सही रहा बात है, कि बिल्कुल सही बात। अब मैं बार बार सबसे ही पूछता रह गया, और हम्म। किसी ने मुंह नहीं खोला। आप कोई भी सच बताओ हम्म। सारे चैनलों पे कि भाई आप नीट का फुल फॉर्म बता दो। हाँ। सम्मानित पत्रकार जन भी कोई बता नहीं पाए। हाँ। क्यों जंतर नहीं बता मंतर पे पाए? भी सर, जंतर मंतर पे भी हम लोग क्योंकि 3 4 बार गए, वहां पर सर बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था, तमाम चीजों को लेकर गुस्सा था। एकदम सही बात आप कह रहे हैं सर। नीट का फुल फॉर्म कोई जानता नहीं है, लेकिन नीट के नाम पर वहां पर इकट्ठा हो हम्म। गए, है ना? कितने लोग उसमें नीट दे रहे हो? तो भाई ये जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, चुनौती है, अर्थव्यवस्था है जो परिवारों का, आगे का करियर है, चौराहा है, अंधकार है, मतलब क्रॉस रोड है, उसमें लोग निराश होकर के, या अपने अंदर जो उनके सवाल उठ रहे हैं हम्म। और जो उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये जमा हुए और ये लगातार फैलता गया। बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी इतना बुलंद जीत जीती, हाँ। जैसे भी जीती। आप वहां भीड़ देखिए ना, कितना जुट गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में देख लीजिए ना, ये दोनों जगहों का तो भीड़ जबरदस्त था। हम्म। अब बिहार में तो बराबर भीड़ हो जाती है, वहां तो और वो सबसे हम्म। युवा है, और वहां सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये बुनियादी रूप से एक अर्थव्यवस्था और रोजगार का मैं इसको हाँ। उद्गार मानता हूं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, आगे के लिए चीजें सुरक्षित की जाए। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार को सामने ये दिखा, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था इसको थामने का, इसको रोकने का, है कि नहीं? परीक्षा के लिए वो नया कानून लेके आ रहे हैं। हम्म। हमको नहीं लगता है कि ये कोई इसकी जरूरत थी, हाँ। आपको सच्ची बताओ तो। जी। कानूनों का तो इस देश में पहाड़ है। बिल्कुल। सवाल है कि नियत, हम्म। और नियत अगर ठीक है, जबरदस्ती ढंग से, मतलब पूरी तरह से मुस्तैद होके आपने नीट दूसरी बार कराया, तो हाँ। हो गया, उसमें तो कोई आरोप नहीं लगे। हम्म। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, युवाओं से संचार, मतलब संवाद करना पड़ेगा, उनको उम्मीद दिलानी पड़ेगी कि आपका भविष्य एकदम अंधकार में नहीं है। सारे परिवारों को भी ये बताना पड़ेगा। खाली ये शुद्ध राजनीतिक दलों की राजनीति तक सीमित रख के कि भाई इसको दबा देंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको कुछ काउंटर प्रोपेगेंडा कर देंगे, चैनलों पर उनके खिलाफ अभियान चलवा देंगे, इससे काम नहीं होता। अरे भाई मैं तो सुनता हूँ, रोज बाजार बाजार जाता हूँ तो लोग टीवी नहीं देखते। हाँ। उनको लगता है कि भाई ये हमारी बात दिखा नहीं रहे। उनके लिए भी एक ये हम्म। रियलिटी चेक है कि भाई आप अपने आप को ठीक करो, कम से कम विश्वसनीयता रहे, बाकी आपका आइडियोलॉजी जो रहे करिए, लेकिन ये विश्वसनीयता का हम्म। है चक्कर। और जो सरकार की बात आपने कही, साख पर तो धब्बा लग जरूर लगा है, और डबल डबल दिक्कत हुई। हम्म। डबल मतलब कहा जाए, ये तो एक दो डकैती हो गई ना, एक राम मंदिर में हो गई, हम्म। और एक ये परीक्षा के पेपर में डकैती हो हाँ। गई। तो ये साख जो है, क्रेडिबिलिटी, उसको वाट लगा। और इसमें सरकार के पास समय रहते कुछ मतलब नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, ये बड़ा मुश्किल हो जाता। और ये जो जनरेशन, क्या बोलते हैं, जेन जी, जैन मैं जी। तो इसको हाँ। मैं उसको बोलता हूँ जनरेशन डी। हाँ। धैर्य धैर्यहीन है ये, हाँ। धैर्य नहीं है इनको। हाँ। इनको कुछ पता नहीं है भाई, इनको आप कितना समझाओगे, कितना आइडियोलॉजी बताओगे, कितना आप ध्रुवीकरण करोगे। भाई ध्रुवीकरण क्या होगा? ध्रुवीकरण होगा ही नहीं जब उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ। तो ध्रुवीकरण कैसे होगा? तो सुना है हमने कि ये जंतर मंतर पे भी, या बाहरों में भी, ये जात और धर्म टूटा है। बिल्कुल टूटा है सर। तो सर एक चीज तो ये भी है ना सतीश सर, ये जो जैनजी हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे इनमें सर 100% बच्चे ये टीवी नहीं देखते, ये न्यूज चैनल नहीं देखते। तो उस जहर से भी बचे हुए हैं सर जो टीवी चैनल रोज परोसते हैं। और इसी कारण इनका मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर गुस्सा भी है। कोई बच्चा नहीं देखता सर आजकल न्यूज चैनल। तो देखिए, तो मैं कह रहा हूं किसी समय देखते होंगे, उनके परिवार में तो लोग देखते होंगे। हाँ, और परिवार के देखते बड़े तो, बुजुर्ग तो देखते हैं सर उनके। हाँ, टीवी हाँ। देखते होंगे, या आप लोग को देखते होंगे। हाँ। तो आप लोग जो दिखा रहे हो,
तो उसमें बहुत गहरा देख लेते होंगे। हाँ। तो इससे एक विचार, हाँ। एक माहौल, एक मानसिकता हम्म। बनी, और उनकी राय भी बनी कि जो लोग दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, वो शायद सही नहीं दिखा रहे हैं। हम्म। हालांकि कोई, हम भी कोई किसी के ऊपर हमले का, कौन बिल्कुल इसका 100%। अफसर हो, कोई कोई बिल्कुल। कोई भी मीडिया वाला हो, हाँ। किसी आइडियोलॉजी का, हाँ, है ना, मीडिया वो के अंदर ठीक, किसी वो भी बात तरह की सही है। हिंसा गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो इंस्टा जनरेशन है। हाँ। इंस्टाग्राम पर 2 लाइन 4 लाइन में हाँ। क्रिएटिविटी, एआई भी और आ गया है, वैसे करके वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लिख देगा, जो उसकी समझ है उसके हिसाब से कर देगा, है ना। तो वो कर रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मशीन, हाँ। प्रचार दुष्प्रचार का मशीन, आईटी सेल, ट्रोल आर्मी आदि आदि, हाँ। वो उनका निशाना जो था, वो विपक्षी पार्टियां थी, हाँ। है ना। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये कहां से क्या हो गया, आउटडेटेड हो गई। हाँ। और ये लोग जो है इंस्टे पे ही बात करते हैं, हमको भी मालूम है हाँ। कि हाँ, इंस्टा पर ये तरह तरह की बातें करते हैं, रील बनाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा प्रधानमंत्री जी भी कहते थे रील बनाने के लिए बिहार के चुनाव में, है ना। हाँ। तो वो रील के माध्यम से इन्होंने रैली को रैला में बदल दिया। हाँ। और ये सरकार के लिए, तमाम पार्टियों के लिए भी मैसेज है कि हम्म। भाई खाली झूठे आप राजनीति मत करो, आप अपने हित में मत करो, बल्कि जो मुद्दों के आधार पर जो आप राजनीति को आगे बढ़ाते हो तो वो सही है, आप मुद्दों की बात उठाओ। नहीं उठाओगे, सब अप्रासंगिक होगे, जैसे चैनल हो रहे हैं, न्यूज बिल्कुल। चैनल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जो उनकी बात करेगा, जो भविष्य को गारंटी देने की स्थिति में, थोड़ा बहुत तो लगेगा कि मरहम लगा रहे हैं, कुछ उपाय निकाल रहे हैं, हम्म। तभी अब ये आगे चलेगा। ये मैसेज मैं समझता हूं कि इस आंदोलन का है। दूसरा, कि भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रही है ना, किसी चीज का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और वो चुनाव जीतते जाते। लेकिन अब ये चुनावों से इतर एक संदेश है कि सिर्फ चुनाव तक ही सब कुछ सीमित नहीं है, इस चीज को भांप लें, इस चीज को समझ लें। तो ये बहुत मतलब समझते हो, आंखें खोल देने वाला ये जुटान जगह जगह हुआ है। और बात तो ये है कि मैं तो सवाल पूछता हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये 30-40 दिन तक होने कैसे दिया गया, हाँ। कैसे ये लोग आए, पहले क्यों नहीं इस्तीफा हो सकता था, पहले अधिकारी 49-50 तबादले उनके क्यों नहीं हो सकते थे, बर्खास्त क्यों नहीं हो सकते थे। हम्म। जब नीट की परीक्षा हो सकती है दोबारा, हाँ। इतना मुस्तैदी से हुआ, तो ये हम्म। सब भी पहले हो जाना चाहिए था। तो जब क्या होता है ना कि आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को मैंने संसद में कल देखा, सब लोग टोपी पहना के माल्यार्पण वगैरह कर रहे थे। ये भी अच्छा मैसेज नहीं। छोड़ दो, अब वो क्या, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद चोरी तो नहीं किया है, हाँ। लेकिन जब एक टीका लग जाता है कलंक का, तो बलि देनी ही पड़ती है, नहीं तो ये सरकार पे आ जाता। हम्म। और ऐसे में देश कमजोर होता है, आप समझिए। मैं तो इस विचार का हूं कि हम्म। भाई सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन हो और तरीके से हो, लेकिन अव्यवस्था हो, और आप सोच रहे हैं कि अव्यवस्था से तो इनको डिस्क्रेडिट करके हम इनको ऐसे कर देंगे, एकदम गलत है। इसे तो देश कमजोर होता है, जो आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, उनको मौका मिलता है आपके ऊपर उंगली उठाने का भी, और आपका अपना उल्लू सीधा करने का। पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो गए, बताइए, बिल्कुल। पूरे दुनिया में हो गए, कई जगह का तो देखा, तस्वीर भी देखा। बिल्कुल कई जगह तो दुनिया आप में। क्या, ये मैसेज क्या जाता है, ये क्या मैसेज जाता है। तो इसलिए सबके लिए ये वार्निंग है, वार्निंग है, व्यवस्था के लिए वार्निंग है, भविष्य के लिए वार्निंग। और खाली झूठ के प्रोपेगेंडा वाला पॉलिटिक्स करने से, आप समझिए, मैं समझ रहा हूं बहुत तेजी से वो दिन लग रहे। सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोगों ने अन्ना आंदोलन भी देखा सर, जो इसी तरीके से जंतर मंतर रामलीला मैदान पर खड़ा हुआ था। तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ये कहती है सर कि अगर मीडिया नहीं दिखाती तो शायद वो आंदोलन उतना बड़ा नहीं बनता। तो एक तरह से ये मीडिया को हमेशा भ्रम रहा कि वो आंदोलन केवल और केवल उन्होंने उन्होंने ही खड़ा किया। लेकिन इस वाले आंदोलन में, बच्चों वाले आंदोलन में, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले दिन से वहां नहीं था। जिस दिन अभिजीत दीपके एक दिन के लिए आया था तब भी वहां नहीं था। जब सोनम वांगचुक आए तब भी उन्हें कवर नहीं किया गया। लाठीचार्ज के बाद
मीडिया वहां पर थोड़ा पहुंचने लगा। जो 20 तारीख का संसद मार्च हुआ था उसमें भी बाहर वो लोग रहते थे। तो क्या ये जो मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भ्रम रहता था कि उनकी उनकी मदद के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्या उस भ्रम पर भी चोट लगी है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का जो कम्युनिकेशन का जो पूरा एक नेटवर्क था, जो उनकी योजना थी, हम्म। जो उनका कंट्रोल था, वो ध्वस्त हो गया। हम्म। वो ध्वस्त हो गया। कारण ये है कि आप टीवी और भाषण और बयान से कंट्रोल करते थे, व्हाट्सएप से। ये तो इंस्टाग्राम और इंस्टा आंदोलन हुआ, वो तो उसने आपके इस कम्युनिकेशन को फेल कर दिया, बुरी तरह से फेल कर दिया। हम्म। प्रयास तो हुए थे, लेकिन वो प्रयास विफल हुए। दूसरी बात, आपने कहा कि अन्ना आंदोलन, हम्म। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अन्ना आंदोलन में तब की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसने बहुत हवा दी थी। और हम्म। हम सब बहुत जानते हैं, बड़ा रोल देखिए, था सर, बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा रोल था। और बहुत, मैं तो उसका पक्षधर भी नहीं था, मैं आपको सच सच बता दूं। हाँ। मैं उसका पक्षधर नहीं था, मैं विरोधी था। हम्म। क्योंकि मेरे पास जानकारियां थी कुछ कुछ कि ये पूर्व नियोजित है, हम्म। और बहुत तरीके से पूर्व नियोजन हुआ था इसका। ये मुझे सब मालूम है। मैं भी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं लिखता। हम्म। कहाँ यह का मीटिंग हुआ, कौन कौन थे लोग, क्या इसमें कार्य रूप दिया गया, हुआ, वो नियोजन था। ये तो रामदेव से शुरू हुआ था ना, अन्ना आंदोलन पे चला, अन्ना पे चला गया था। हाँ। शुरू तो हुआ था रामदेव से, है ना। वो तो सलवार कुर्ता पहन के भाग गए रात में रामलीला जब मैदान से। कार्रवाई हुई। हाँ। हाँ। तो जो उसका दूसरा खेप था, दूसरा जो राउंड था, उसको अन्ना जी को लाया गया, और उसके बाद केजरीवाल ने उसको संभाला। तो इस ढंग से वो था। और मीडिया, वही तो मैं कहता हूँ, जिम्मी जी जर्नलिज्म जो है, हम्म। उसी समय शुरू हुआ, आंखों देखा हाल। और मीडिया वालों ने बहुत जोरदार उसको हवा दी, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और मिस हैंडलिंग की थी यूपीए सरकार ने, बहुत ज्यादा उन्हीं के आपस में टकराहट थी, यूपीए गवर्नमेंट के भीतर। हाँ। यहां पर क्या था कि बड़ी चुपचाप शुरू हुआ, हम्म। चुपचाप शुरू हुआ। और लोग कहने को कहते हैं कि कुछ विपक्षी पार्टियां पहले से ही प्रदर्शन वगैरह कर रही थी देश में, तो उसके काउंटर वेट में हो सकता है ये योजना रही हो कि इनको खड़ा किया जाए। ये हो संभव है, अभी हम्म। पता चलेगा बाद में। वो हम्म। निकल ही आता है, कुछ बचता है नहीं। हम्म। तो लेकिन अब आप सवाल ये है कि जिस तरह से मार्च में लाठी हुई, पेलेट हुआ, जो भी हुआ, ये तो जाहिर सी बात है कि सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में भीड़ बढ़ती है। हाँ आप चलिए। कुछ भी करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। तो भीड़ बढ़ने लगी, वहां पर इनके मिसमैनेजमेंट हुआ, यहां पर इनका मिसमैनेजमेंट हुआ। और मिसमैनेजमेंट हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस में मिसमैनेजमेंट हुआ। लगता है ड्राइंग बोर्ड पे थोड़े से लकीर छूट गए, हम्म। और वो जो है फिर वो अनकंट्रोल होता गया। तो हम्म। अनकंट्रोल तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब देश में इतनी अच्छी स्थिति तो है नहीं कि भाई कुछ लोग, हो सकता है आज ही पढ़ा मैंने अखबार में कि भाई देश में 100 करोड़ से ज्यादा वाले लोग जो है 600 हो गए, हाँ। चौगुना हो। लेकिन 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, हम्म। इससे ज्यादा ही होंगे, जो बस रोज, मतलब गड्ढा खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। हम्म। तो वो वाली जो कौम है, वो वाला जो मास है, वो कुछ मरहम, कुछ रास्ता, कुछ खोज रहा है। और उसी का ये है कि भाई एक लेवल के बाद, चाहे अन्ना आंदोलन भी क्या हुआ था, एक समय के बाद जनता ने धर पकड़ ली, हम्म। जनता ने सराखों बता दिया। और इसमें भी यही हुआ कि भाई शुरू में जो लोग थे, वो आयोजन करने वाले, नियोजन करने वाले, वो लोग तो दिख भी नहीं रहे थे उस दिन। उसके बाद जो आम भीड़ थी, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। अब बिल्कुल। जो वो हो गया, तो कहां से कहां तक लोग सड़कों पर चले आए, ये जो है एक गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था। अच्छा है, हम तो स्वागत करते हैं कि भाई कम से कम एक चीज तो आपने किया कि भाई एक मंत्री का इस्तीफा लेना ही तो था, और क्या है। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन का मैसेज बहुत बड़ा है कि आपको युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं अगर आपने सोचा, तो देश के भविष्य पे सवाल खड़े हो। नंबर एक। नंबर टू, जहां तक
परीक्षाओं की बात है, तो मैं तो कह रहा हूँ, एक तो बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ, भाई सरकार इतना सब्सिडी वगैरह वगैरह देती है, काम करिए ना भाई, परीक्षा का शुल्क माफ कर दीजिए सब जगह का, या फिर रिफंड को मस्ट कर दीजिए कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो। ठीक है, इतना करिए भाई। एक भत्ता देना शुरू कीजिए। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता की बात तो 2019 के इलेक्शन में हुई, हाँ। तो अब वो करने का वक्त है। आपको नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो पैसा वसूल लेते हैं परीक्षा में, और फिर लीक हो जाता है, फिर पैसा दो परीक्षा देने के लिए। ये परीक्षा मेरे ख्याल से, मैं शुरू से इसी आर्गुमेंट को रख रहा हूं, ये परीक्षा एक पड़ाव है, एकमात्र पड़ाव नहीं है। यहां से चीजें शुरू होती है। तो आपको जो शुरू जहां से हो रही है उसको आगे तक समग्रता में देखिए, सोचिए कि भाई इसका कोई एक रिड्रेसल आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात सर। उम्मीद की जानी चाहिए सर कि किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई, उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दा यही है। और यहीं पर अगर थोड़ी स्थितियां ठीक हो जाए तो देश के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। शुक्रिया।